जीएस की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर भारतीय संविधान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की यात्रा का भाग नंबर 12 लेकर के आए हैं। इससे पहले भारतीय संविधान की यात्रा के भाग 11 कंप्लीट हो गए हैं। उसमें इससे पहले के सभी टॉपिकों को यहाँ पर कवर अप किया गया है। आर्टिकल नंबर, इससे पहले हमने आर्टिकल नंबर 368 पढ़ा था, तो 368 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। उसके बाद में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे संसद। संसद के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं और आपके एग्जाम में कैसे ये महत्वपूर्ण हो सकता है। संसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संसद जो है, संसद को दो प्रकार की शक्ति होती है। पहली शक्ति संवैधानिक शक्ति और दूसरा विधायी शक्ति। दो प्रकार की शक्ति संसद के पास में होती है। संवैधानिक शक्ति में जीएसटी, जैसे कि जीएसटी पारित कर दी गई, संसद ने पारित की है। ये जीएसटी पारित करना संसद की संवैधानिक शक्ति है, जबकि विधायी शक्ति क्या है, एससी एसटी एक्ट को पारित करना एक विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 368 में इसका प्रावधान किया गया है और इसका जो संसद के द्वारा संशोधन किया जाएगा, इसका आर्टिकल नंबर 246 में इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में यदि संशोधन के प्रकार की बात करें तो भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार, पहला है अनुच्छेद नंबर 368 के दो भाग बताते हैं। अनुच्छेद नंबर 368 368 के दो भाग बताते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन के दो भाग हमारे संविधान में रखे गए हैं। कितने भाग रखे गए? दो भाग रखे गए हमारे संविधान में। पहला है, पहले का ए है संसद के सदनों की संख्या। संसद के सदस्यों की संख्या 545 का बहुमत कितना होगा? 273 होना चाहिए, यानी कि बहुमत 273 होगा तो संशोधन कर दिया जाएगा। बी क्या है? उपस्थित मत, उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3, जो उपस्थित होंगे तथा मत भी दे रहे होंगे उनका 2/3 भी क्या कहलाएगा? बहुमत ही कहलाएगा। अब एग्जाम्पल से समझ लेंगे। माना संसद में उपस्थित सदस्य कितने? 420 है। अब उनका 2/3 कितना हो गया? 280। तो 280 जिसको मिल जाएंगे सीट, वही क्या हो जाएगा? पूर्ण बहुमत की सरकार उसकी बन जाएगी, अर्थात पूर्ण बहुमत से कोई भी संशोधन यहाँ पर पारित किया जा सकता है। इनके मत देने वालों की संख्या का 2/3 मत अगर किसी को मिल जाएंगे तो वह संशोधन पारित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है? दूसरा पॉइंट दिया गया है सदन की कुल संख्या का बहुमत। सदन की कुल संख्या का बहुमत। बी दिया गया है उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 और सी दिया गया है आधे राज्य विधानसभाओं का समर्थन। जो आधे राज्य हैं उनकी विधानसभाओं का समर्थन, अर्थात 29 राज्य अगर हैं तो उनमें से 15 राज्यों का आपको यदि समर्थन मिल जाए तो भी आप क्या करते हैं? संशोधन कर सकते हैं। अभी संसद की विधायी शक्तियों के बीच में अंतर क्या है? संसद की संविधायी और विधायी शक्तियों के बीच में अंतर की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहला है, उच्चतम न्यायालय ने आरंभिक रूप में, उच्चतम न्यायालय ने आरंभिक रूप में शंकरी प्रसाद केस में, कौन से केस में? शंकरी प्रसाद केस में विधि एवं संशोधन विधि के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। क्या कहा है? न्यायालय के अनुसार सामान्य विधि के द्वारा मूल अधिकारों की कटौती नहीं की जाएगी। किसके द्वारा नहीं की जाएगी? न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। किनकी कटौती? मूल अधिकारों की कटौती नहीं की जाएगी। जबकि संविधान संशोधन विधि के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान संशोधन विधि के द्वारा मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। इसलिए पहले संविधान संशोधन को, इसलिए पहले संविधान संशोधन को, जिससे मूल अधिकारों का क्या की गई है? कटौती की गई है। अतः मूल अधिकारों के अध्याय में उल्लेखित अनुच्छेद नंबर 13 और 2, अनुच्छेद नंबर 13 का 2 संसद की विधायी शक्तियों में मूल अधिकारों की रक्षा करता है। संसद की विधायी शक्तियों में मूल अधिकारों क्या करता है? रक्षा करता है। संसदीय शक्ति से नहीं। किससे नहीं करता? संसदीय शक्ति तो नहीं करता, लेकिन मूल अधिकारों की रक्षा करता है किससे? संसद की विधायिका से। जो 13(2) है वो संसद की विधायिका से मूल अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि संसदीय शक्ति से नहीं करता। जिसके बाद मूल अधिकारों के संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। मूल अधिकारों में संशोधन का जो रास्ता है वह साफ हो गया है। अब उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि संसद अपनी संविधान संशोधन शक्ति,
उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि संसद अपनी संविधान संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है। संविधान के किसी भी भाग को क्या कर सकता है? यह संशोधन कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि संसद अपनी संविधान संशोधन की शक्ति, किसके पास है संविधान संशोधन की शक्ति? संसद के पास है, का प्रयोग करते संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। किसने माना है? उच्चतम न्यायालय ने माना है। एक वाद इसमें आता है जिसका नाम है गोलकनाथवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, अक्सर पूछा जाता है प्रश्न इससे भी, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने संसद की विधायी और संविधायी शक्तियों के बीच अंतर मानने से इनकार कर दिया। विधायी और संविधायी शक्तियों के बीच अंतर मानने से इनकार कर दिया। किसने? उच्चतम न्यायालय ने, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने। अतः मूल अधिकारों का संशोधन न तो सामान्य विधि से संभव है और न ही संशोधन विधि से। कहने का तात्पर्य क्या है कि ना तो मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है सामान्य विधि से, और ना ही संशोधन हो सकता है, न संशोधन विधि से हो सकता है। न तो सामान्य विधि से और न संशोधन विधि से संशोधन नहीं हो सकता है। किसमें? मूल अधिकारों में। मूल अधिकारों के अध्ययन में वर्णित आर्टिकल नंबर 13(2) का उल्लंघन न तो सामान्य विधि से संभव है, इनके सामान्य विधि से भी नहीं किया जा सकता 13(2) का उल्लंघन, और ना ही संशोधन विधि से किया जा सकता है 13(2) में वर्णित का उल्लंघन। अब इसमें क्या कहा? पहली बार गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के संशोधन की विधि संसद की सामान्य विधि के निर्माण जैसी है। किसके जैसी है? गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के संशोधन की विधि संसद की सामान्य विधि के जैसी है, और आर्टिकल नंबर 368 में केवल संशोधन की प्रक्रिया है, शक्ति नहीं। आर्टिकल नंबर 368 में क्या दिया गया है? केवल संशोधन की प्रक्रिया है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं है उसके पास में। संशोधन कर सकता है लेकिन शक्ति उसके पास नहीं है, वो शक्ति आर्टिकल नंबर 368 के पास में नहीं है। अब 24वां संविधान संशोधन हम यहाँ पर लेकर के आए थे। 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है? देखिए, इंदिरा गांधी के द्वारा गोलकनाथवाद के निर्णय को प्रभाव को समाप्त करने के लिए, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा गोलकनाथवाद के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आर्टिकल नंबर 368, कौन सा? आर्टिकल नंबर 368 का भाग फर्स्ट जोड़ा गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है। किसको शक्ति है? संसद को शक्ति है। किसकी? संविधान संशोधन की शक्ति यहाँ पर दे दी गई है। किसके द्वारा? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 24वें संविधान संशोधन में एक बात और कही गई है। 24वां संविधान संशोधन यहाँ पर देखेंगे, 24वें संविधान संशोधन से ही आर्टिकल नंबर 368 का भाग नंबर 3 भी जोड़ा गया है। तो आर्टिकल नंबर 368 का भाग 3 किसके द्वारा जोड़ा गया है? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है, जिससे यह स्पष्ट उल्लेखित है कि संविधान सामान्य विधि और संशोधन विधि अलग अलग है। इनके संविधान में सामान्य विधि और संशोधन विधि दोनों ही क्या है? अलग अलग है, और इसके द्वारा संसद के मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। किसको प्राप्त हो गई? संसद को प्राप्त हो गई। समझ गए? इतनी बात क्लियर होगी। अब उसके बाद में आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। महत्वपूर्ण है ये भी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 अर्थात 1973 ईस्वी में आया था। इसमें क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक कहा। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? कि 24वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसको उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? संवैधानिक कहा, जिसका अभिप्राय है कि न्यायपालिका ने यह स्वीकार कर लिया, न्यायपालिका ने यह स्वीकार कर लिया कि सामान्य विधि एवं संशोधन विधि के बीच क्या है? अंतर है। केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने यह मान लिया कि संशोधन, सामान्य विधि और संशोधन विधि दोनों में क्या है? अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। और ये किसने? केशवानंद भारतीवाद आया था सन कब? 1973 ईस्वी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि आर्टिकल नंबर 368 केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही नहीं, पहले क्या था कि केवल वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया था, लेकिन ये जो केशवानंद भारतीवाद में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भी दिया गया कि आर्टिकल नंबर 368 केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि संविधान संशोधन की शक्ति भी प्राप्त है। किसको प्राप्त है? आर्टिकल नंबर 368 को प्राप्त है। किसके द्वारा प्राप्त हुई? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुई है। अब उच्चतम न्यायालय ने एक और दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत संसद
संविधान के किसी भी भाग को परिवर्तित कर सकती है। किसको परिवर्तित कर सकती है? किसी भी भाग को परिवर्तित कर सकती है। कौन? संसद। किसने माना? उच्चतम न्यायालय ने माना। लेकिन इसमें भी पॉइंट दे दिया संविधान ने, तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने दे दिया पॉइंट। पॉइंट पहला है कि आधारभूत ढांचा, अर्थात संसद की संविधान संशोधन की शक्तियां सीमित है। संसद की संविधान संशोधन तो किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन शक्तियां क्या कर दी? सीमित कर दी। दूसरा पॉइंट क्या है? पहली बार उच्चतम न्यायालय ने संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। पहली बार उच्चतम न्यायालय ने संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। महत्वपूर्ण है भी। तीसरा पॉइंट क्या है? पहली बार उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति प्राप्त है, पूर्ण परिवर्तन की नहीं। यानी कि संविधान के संशोधन कर सकती है, लेकिन पूर्ण परिवर्तित उसको नहीं कर सकती। किसने माना है? उच्चतम न्यायालय ने माना है, पहली बार मानो। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 कहता है उच्चतम न्यायालय के अनुसार संसद को संविधान के उच्चतम न्यायालय के अनुसार संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति है, परंतु यह मनमानी और स्वेच्छाचारी नहीं होनी चाहिए और स्वेच्छाचारी नहीं हो सकती। इसलिए संविधान संशोधन के मूल तत्व आत्मा अथवा मूल ढांचे में नहीं होने चाहिए। इसलिए संविधान में जो संशोधन है, ना तो उसके मूल तत्व में, ना आत्मा है और ना मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने 25वें संविधान संशोधन के उस भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कौन से भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया? जिसके द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन को प्रतिबंधित करने का प्रयत्न किया गया है। यानी कि 25वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया था कि न्यायिक पुनर्वलोकन को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसको क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। और न्यायालय ने इसे संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। न्यायालय ने क्या कहा कि यह संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। न्यायिक पुनर्वलोकन किसका एक आधारभूत ढांचा है? संविधान का एक आधारभूत ढांचा। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? न्यायालय ने आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया। न्यायालय ने क्या कहा कि आधारभूत ढांचे को उसने परिभाषित नहीं किया, परंतु यह अवश्य कहा है कि संसद आर्टिकल नंबर 368 की प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए भी आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं करेगा है, लेकिन यह जरूर कह दिया गया है 368 के अनुसार आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन परिभाषित नहीं किया। इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा कि आधारभूत ढांचा है क्या। समय समय पर इसको उच्चतम न्यायालय इसको परिभाषित करेगा, इसके बारे में बताएगा कि आधारभूत ढांचा क्या है। संसद का संशोधन शक्तियों पर दो प्रकार के प्रतिबंध आरोपित हो गए हैं। पहला है संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होनी चाहिए। संशोधन के लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? विशेष बहुमत की। दूसरा पॉइंट क्या है? यह आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और आधारभूत ढांचे के निर्माण की शक्ति न्यायपालिका को हो। आधारभूत ढांचे के निर्धारण की जो शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास हो। आधारभूत ढांचे की संकल्पना का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जान लें। देखिए, केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा आधारभूत ढांचे का विचार प्रतिपादित किया और उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में आधारभूत ढांचे की सूची का विस्तार किया, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है। पहला क्या है? देखिए, ए पॉइंट क्या दिया गया है? संसदीय शासन। बी क्या क्या है? संघीय शासन। सी क्या है? पंथ निरपेक्ष। डी क्या है? न्यायिक पुनर्वलोकन। ये सब क्या है? आधारभूत ढांचे हैं। ई क्या है? मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय और सामंजस्य। एफ क्या है? विधि का शासन, अर्थात स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन। लेकिन यह सूची अभी भी पूर्ण नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय ने कहा उच्चतम न्यायालय कभी भी इस सूची में नए विषय जोड़ सकता है। उच्चतम न्यायालय कभी भी इस सूची में नए विषय भी जोड़ सकता है। आधारभूत ढांचे में कितनी चीजें हैं? पहला संसदीय शासन है, दूसरा संघीय शासन है, तीसरा पंथ निरपेक्ष है, चौथा न्यायिक पुनर्वलोकन है, पांचवा क्या है? मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय, और छठा क्या है? विधि का शासन या स्वतंत्र निष्पक्ष क्या है? निर्वाचन है। ये सभी क्या है? मूलभूत ढांचे हैं किसका? भारतीय संविधान का। आधारभूत ढांचे बदलने के सरकार द्वारा प्रयत्न। पहला प्रयत्न कब किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा सन 1976 में। इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में आधारभूत ढांचे को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया गया था। उसने 42वें संविधान संशोधन प्रस्तुत किया। कौन सा संशोधन प्रस्तुत किया? 42वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया और आर्टिकल नंबर 368 में भाग नंबर 4 और 5 जोड़ दिए। कौन कौन से जोड़ दिए? आर्टिकल नंबर 368 में भाग नंबर 4 और 5 जोड़ दिए। भाग नंबर 4 और 5 को हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके द्वारा
इंदिरा गांधी ने न केवल संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित किया करने का प्रयत्न किया, किसको सर्वोच्च स्थापित कर दिया है, संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयत्न किया, बल्कि न्यायिक पुनर्वलोकन को भी सीमित कर दिया। किसको सीमित कर दिया, न्यायिक पुनर्वलोकन को भी यहाँ पर सीमित कर दिया है। आर्टिकल नंबर 368 और 368(5) के तहत सीमित कर दिया है किसको, न्यायिक पुनर्वलोकन को। तीसरा पॉइंट क्या है, इस संविधान संशोधन का 1980 के मिनर्वा मिल वाद, इंपॉर्टेंट है ये भी, मिनर्वा मिल्स वाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद नंबर 368 के भाग नंबर 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पुनः प्रभावित हो गया जो आज तक बना हुआ है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या हो गया, पुनः प्रभावित हो गया जो आज तक क्या है, बना हुआ है। आधारभूत ढांचा और 9वीं अनुसूची के बीच में संबंध क्या है, इनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए आधारभूत ढांचा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार विधियों की रक्षा के लिए 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। 9वीं अनुसूची किसके लिए बनाई गई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वीं अनुसूची किसके लिए बनाई गई, भूमि सुधार विधि है। और 9वीं अनुसूची के न्यायिक पुनर्वलोकन से बाहर रखा गया। और 9वीं अनुसूची क्या कर दिया गया, न्यायिक पुनर्वलोकन से भी बाहर कर दिया गया है। महत्वपूर्ण है ये लाइन, किससे बाहर कर दिया गया, न्यायिक पुनर्वलोकन से बाहर कर दिया गया है 9वीं अनुसूची को। भूमि सुधार अधिनियमों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भूमि सुधार जितने भी अधिनियम उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। जबकि संसद ने संविधान संशोधन के द्वारा इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया है। जबकि संसद ने संविधान संशोधन के द्वारा इसे किसमें शामिल कर दिया है, 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन क्या महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती वाद। 73वें संविधान संशोधन केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के प्रतिपादन, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद सरकार के द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन, किससे, न्यायिक पुनर्वलोकन से बचने के लिए उन विधियों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। किस प्रतिवाद में, किसने, न्यायिक पुनर्वलोकन से बचने के लिए उनको किस में शामिल कर दिया गया, 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है, जिसका भूमि सुधार से कोई सरोकार नहीं था, जिसका भूमि सुधार से कोई भी सरोकार नहीं था। देखिए इसमें कहने का तात्पर्य क्या, आप थोड़ा समझ नहीं पाए होंगे। केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। प्रतिपादन के बाद सरकार के द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन से बचने के लिए उन विधियों को, इनकी कुछ विधि थी जो किससे संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित नहीं थी, को भी 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया, को भी 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का तात्पर्य क्या था कि न्यायिक पुनर्वलोकन ना हो पाए उन चीजों का, क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो भी चीजें हैं उनका सभी का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता। सन 2007 में तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्मित एक विधि को, तमिलनाडु सरकार ने एक विधि निर्मित की को 9वीं अनुसूची में संसद ने शामिल कर दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी गई, जिसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। और न्यायालय ने अपने प्रसिद्ध IR क्लोथा केस में आधारभूत ढांचे को पुनः स्थापित करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और यह कहा कि 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनर्वलोकन होगा। किसका होगा, 9वीं अनुसूची का पुनः न्यायिक पुनर्वलोकन होगा, क्योंकि तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्मित एक विधि थी जिसको उन्होंने किसमें शामिल करने की मांग करी थी, 9वीं अनुसूची में संसद में शामिल कर दिया था उसमें। तो फिर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनर्वलोकन 9वीं अनुसूची का भी अब हो सकता है जब इसको शामिल अपने यहाँ पर कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है। वे विषय जो 1973 के बाद 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, जिनसे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो, क्या होना चाहिए, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो, उसे असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। जिसका अभिप्राय है कि संविधान का ऐसा कोई विभाग नहीं है, जिसका अभिप्राय यह है कि संविधान का ऐसा कोई विभाग नहीं है जो न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे से बाहर हो। इसलिए किसी भी रूप में आधारभूत ढांचे के विचार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आधारभूत ढांचे के विचार का उल्लंघन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता, चाहे आप किसी भी रूप में इसको देख रहे हो। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।